किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो यूजुअली दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है। इंटरनल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कम्युनिकेशन, और एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, यानी अपने सेटअप के बाहर के लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यस तो सर। जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है उसमें तीन चीजें मेनली होती हैं। पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना। दूसरी चीज क्या होती है उसके बाद? इंगेजिंग द एम्प्लॉयज इन अ डायलॉग, एम्प्लॉयज से बातचीत करना, उन्हें डायलॉग में इंगेज करना। और फिर तीसरी चीज क्या होती है? ऑब्टेनिंग फीडबैक, फिर उनका फीडबैक लेना। और यह साइकिल चलता रहता है। ठीक है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन जो होता है, जब हम एम्प्लॉयज से बातचीत कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को किसी डायलॉग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस दोनों कंडीशन में हम दो तरह के चैनल्स का यूज करते हैं। पहला होता है फॉर्मल चैनल, दूसरा क्या होता है? इनफॉर्मल चैनल। जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है उसमें दो तरह के चैनल्स होते हैं। पहला क्या होता है? फॉर्मल चैनल होता है, दूसरा क्या होता है? इनफॉर्मल चैनल होता है। फॉर्मल चैनल जब होता है तो वहां जो कम्युनिकेशन होता है वह अगेन फोर टाइप्स का होता है: डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। अगर हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसको, ये जो फॉर्मल चैनल है इसको एक और तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। वह तरीका हमारा क्या हो सकता है, और इसको भी एक बार देख लेते हैं। जो हमारा फॉर्मल चैनल है उसको रिप्रेजेंट करने का हमारा एक तरीका और हो सकता है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं सेम चीज को रिप्रेजेंट करने का। हम लिख सकते हैं कि हमारे पास तीन तरह का कम्युनिकेशन होता है: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। क्या क्या होता है हमारे पास? वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है जब अपने सीनियर या जूनियर से बात कर रहे होते हैं। तो वर्टिकल और डायगोनल ये जो दोनों दोनों जो कम्युनिकेशन है, ये फर्दर दो टाइप के हो जाते हैं: वर्टिकल अपवर्ड एंड वर्टिकल डाउनवर्ड। सिमिलरली जो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है वो भी दो तरह का हो जाता है: अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, गुड। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अपने सीनियर से जूनियर से बात करते हैं। जब भी अपने सीनियर या जूनियर से बात कर रहे होते हैं, जब अपने सीनियर या जूनियर से बात कर रहे होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। उसे क्या? ठीक है, ठीक है। रुक जाओ बेटा, मत करो। सो जब भी हम तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो जब अपने सीनियर या जूनियर से बात कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, क्लियर है चीज? जब हम अपने बराबर के लेवल में बात कर रहे होते हैं तो वह क्या होता है? वह हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो जब भी अपने बराबरी के लोगों से बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है? वो हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन होता है। जहाँ अपने, जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपने से सीनियर या अपने जूनियर से बात कर रहे होते हैं तो वह क्या होता है? वह डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। जैसा मैंने कल की क्लास में बनाया था, देखो ये जो डायग्राम बना है, तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो सेम डिपार्टमेंट में अपने सीनियर या जूनियर से बात करें तो वर्टिकल कम्युनिकेशन, सेम डिपार्टमेंट या डिफरेंट डिपार्टमेंट में
अगर हम अपने लेवल में बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन है, और अगर हम डिपार्टमेंट भी बदल जाए और लेवल भी बदल जाए तब क्या होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है चीज? श्योर है? यस लेकिन ये सारे चैनल क्या है, ये सारे सारे फॉर्मल चैनल, यानी यहाँ जो भी बातचीत होती है वो किस वे में होती है, वो फॉर्मल वे में बातचीत होती है। सारी बातचीत किस वे में होती है, फॉर्मल वे में होती है। ठीक है, बड़ी सारी बातें एकदम प्योर फॉर्मल तरीके से होती है, और यहाँ पे ज्यादातर चीजें जो होती है वो रिटर्न में होती है। दूसरा होता है इनफॉर्मल चैनल। इनफॉर्मल चैनल्स आर यूजुअली यूज्ड बाय कंपनीज टू टेक द व्यूज ऑफ एम्प्लॉइज ऑन सर्टेन मैटर्स। फॉर एग्जांपल, policy change. So whenever the company makes some changes in the policy, then the company usually uses the informal channel to know the actual views of employees about the policy change. तो जब भी कंपनी अपनी पॉलिसी में बदलाव करती है तो पॉलिसी चेंज के बारे में एम्प्लॉयज का एक्चुअल व्यू जानने के लिए कंपनी किसका इस्तेमाल करती है, इनफॉर्मल चैनल का इस्तेमाल करती है, जो क्या होता है हमारा ग्रे पॉइंट होता है। वह क्या होता है हमारा ग्रे पॉइंट, वो हमारा क्या होता है ग्रे पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है ना? सो ग्रे पॉइंट में क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी ने, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक कंपनी है जो बहुत ज्यादा इंसेंटिव अपने एम्प्लॉयज को देती है। अचानक कंपनी ने यह तय किया कि हमें कॉस्ट कटिंग करना है और इंसेंटिव कम करना है। ठीक है, तो अगर कंपनी एम्प्लॉयज को अचानक से इन्फॉर्म करेगी तो बहुत बड़े पैमाने पे एट्रिशन हो सकता है। एट्रिशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज का कंपनी छोड़ के चले जाए। तो इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, इससे बचने के लिए कंपनी क्या करेगी कि वह इससे बचने के लिए कंपनी क्या करेगी कि वह, एक मिनट, कंपनी क्या करती है कि सबसे पहले वो एम्प्लॉयज को इनफॉर्मल वे में इन्फॉर्म करती है, ताकि एम्प्लॉयज का व्यू पॉइंट लिया जाए और उसके बेसिस पे फिर पॉलिसी को फर्दर मॉडिफाई किया जाए। तो इसके लिए जो सबसे देखो, अगर कंपनी फॉर्मल वे में एम्प्लॉयज को लेटर भेजे कि आप इस पॉलिसी चेंज के बारे में क्या सोचते हैं, तो ज्यादातर एम्प्लॉय का एक ही आंसर होगा, यस ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड विद इट। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि एम्प्लॉयज तुरंत ही कंपनी छोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इस मामले में एक नया अप्रोच यूज करती है। उस अप्रोच में क्या होता है कि वह क्या करती है कि वह एम्प्लॉयज को इनफॉर्मल वे में इन्फॉर्म करती है कि भाई हम पॉलिसी में ये चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलिसी में कुछ सर्टेन चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है ना? अब यह इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है, इसमें यूजुअली कंपनी को सीनियर अधिकारी जानबूझ के जहां जूनियर लेवल के लोग बैठे होते हैं उनके पास जाके यह दिखाते हैं कि उन्हें बता नहीं रहे हैं, बट ऑफिशियली वह एक्चुअल में उन्हें बता रहे होते हैं। यानी एक तरह गॉसिप तरीके आपस में बातचीत करेंगे, जिससे एम्प्लॉइज, कुछ एम्प्लॉइज को वह जो नए चेंजेस है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद वो एम्प्लॉइज क्या करेंगे, अपने बाकी कलीग्स को उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे, और फिर पूरी कंपनी में उन चेंजेस के बारे में चर्चा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब कंपनी के सीनियर्स के पास बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसके द्वारा कि वह नीचे, यानी जो जूनियर्स हैं, उनके व्यूज को पता कर सकते हैं। तो वह उन इनफॉर्मल चैनल्स का यूज करके पता करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय इस आइडिया के बारे में क्या कर। Now, if it is used in the right way, it can be one of the best method, or it can be the best method to know the views of the employees. But in practice, usually it creates a lot of issues. The reason is that there are always some employees who are very close to the senior management, and those employees
sometimes can use this thing to settle their scores with other employees. To settle their scores with other employees. बात समझ रहे हो? वो क्या करेंगे कि वह किसी भी एम्प्लॉय के बारे में झूठी या ऐसी बातें बता सकते हैं अपने सीनियर मैनेजमेंट को जो उस एम्प्लॉय ने नहीं कही हो। तो यह एक मेजर इशू इस केस में क्रिएट होता है और ये पूरी तरह से इनफॉर्मल है और साथ ही साथ गॉसिप है। एक तरह समझ लो कि गॉसिप की तरह है। तो गॉसिप में हम क्या बातचीत करते हैं, देखो उसी तरह से यहाँ पे बातचीत होती है और ये बातचीत जो है सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंचती है। ठीक है, चलिए आगे इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? इसको ऐसे समझ लो जैसे कॉलेज में तुम किसी टीचर के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हो, किसी बच्चे ने, किसी आपकी फ्रेंड ने सुना या आपके क्लास के किसी बच्चे ने सुना और सुनने के बाद से उसने उस टीचर के पास जाकर सही बात नहीं बताई बल्कि गलत बात बताई, तो वह क्या हो गया? वह चीज क्या हो गई? वह चीज क्या हो जाएगी हमारे लिए? ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं? तो अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में स्पोकन में कौन कौन से टूल्स होते हैं? फेस टू फेस, वन टू वन। दूसरा होता है मीटिंग। तीसरा होता है अप्रेजल इंटरव्यूज। और चौथा होता है गेट टुगेदर। और रिटर्न में क्या क्या होते हैं? मेमोज होते हैं, ईमेल एक्सचेंजेस होते हैं, इंटरनेट न्यूज़लेटर्स होते हैं। ये तीन चीजें होती हैं। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो स्पोकन में क्या क्या होते हैं? मीडिया इंटरव्यूज होते हैं, पब्लिक स्पीच होता है, पैनल डिस्कशंस होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं। रिटर्न में क्या होते हैं? एनुअल रिपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, ब्रोशर, फ्लायर्स, वेबसाइट, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, इन सब के द्वारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली या एक्सटर्नली लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है। अब अगली चीज आती है हमारे पास इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। तो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन को हम लोग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इज नथिंग but something in which we do the communication across different cultures and social groups. ठीक है, across different cultures and social groups. तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम डिफरेंट कल्चर्स एंड सोशल ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं? ताकि हम कल्चरल बैरियर्स को दूर कर सके। आज की डेट में पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के लोग काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस जो हैं वो पूरी दुनिया में काम करते हैं। अब जहां भी इंडियंस जाते हैं अपना कल्चर लेके जाते हैं। अब अमेरिका में अगर इंडियंस काम कर रहे हैं और अमेरिकन को इंडियंस कल्चर के बारे में नहीं पता है, वैसे कंडीशन में क्या होगा? एक, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए या क्रॉस कल्चरल या इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन किया जाता है। तो इसका मेन टारगेट क्या है? टू अंडरस्टैंड द पीपल एज पर देयर कल्चर सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क इन अ मोर एफिशिएंट वे। ठीक है, श्योर है सब लोग? चलिए थोड़ा सा इससे और आगे चलते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? तो किसी भी ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं, किसी भी ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी भी ग्रुप को समझने के लिए उसके कम्युनिकेशन को समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसके आधार पे हम उस ग्रुप का नेचर समझ सकते हैं। इसके आधार पे हम क्या समझ सकते हैं? उस ग्रुप का नेचर क्या है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगली चीज है मास लाइन कम्युनिकेशन। मास लाइन कम्युनिकेशन क्या है? एक्चुअली मास लाइन कम्युनिकेशन का जो इस्तेमाल हुआ है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल माओ ने किया। ठीक है, या बेसिकली पूरे दुनिया भर में जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, या अगर हम इसको कई थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखें तो भारत में भी मास लाइन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हुआ। भारत में मैं अभी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी जो बिल्कुल नई पार्टी है, इसने मास लाइन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल सत्ता में आने के लिए किया। इसने क्या किया?
मास लाइन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल सत्ता में आने के लिए किया। उसने क्या किया कि उसने लोगों के व्यूज लिए, लोगों से आइडिया लिया कि आपको क्या चाहिए। फिर उसने लोगों को वही चीजें सामने रखी कि हाँ भाई हम आपको ये चीज देंगे, ठीक है। और फिर फाइनली सत्ता में आने के बाद से वो लोग उन चीजों को भूल गए। तो यूजुअली क्या होता है मास लाइन कम्युनिकेशन में कि हम पहले मासेज से या जानने की कोशिश करते हैं कि मासेज क्या चाहता है, आम जनता क्या चाहती है। फिर वो जो कुछ भी चाहती है उसको पार्टियां जो हैं अपने आइडिया, अपने व्यूज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करती हैं, चेंज करती हैं, और फिर उन चीजों को वापस मासेज से कम्युनिकेट करती हैं और फिर मासेज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं। और इसी कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? मास लाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर है? तो कभी भी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए मास लाइन कम्युनिकेशन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे लोग भ्रष्टाचार से परेशान है, तो भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है उसे लेकर आएंगे। वह चीज क्या होगी? वह चीज होगी जन लोकपाल। बट जन लोकपाल सत्ता में आने के बाद से जन लोकपाल गायब होगी। तो मासेस को अपनी तरफ मोड़ने के लिए मास का मुद्दा यूज किया गया, और इसी चीज को मास लाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। थोड़ा सा इससे और आगे चलते हैं। अगला होता है पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन। आज के डेट में जो पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में आजकल हम पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर आज की बात करें तो आज आपको पता है इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिली। इंडिया को किसकी अध्यक्षता मिली है? G20 की। अब जो G20 की अध्यक्षता है उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके साथ साथ G20 क्या है? G20 जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो G20 का जो ग्रुप है उसकी अध्यक्षता इंडिया को मिली है, यानी जो ऑफिशियल चैनल है वो G20 का है। लेकिन क्या केवल केवल ऑफिशियल चैनल के बात करने से काम चल जाएगा? नहीं। जब तक हम पीपल को पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे तब तक उस ऑफिशियल चैनल के बातचीत से कुछ बहुत ज्यादा नहीं होने जाने वाला है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन कैसे होगा? उसके लिए कौन सा चैनल है हमारे पास? उसके लिए C20 है, ठीक है, सिविल सोसाइटी 20। ठीक है। तो जो सिविल 20 है वो बेसिकली क्या करता है? जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बातचीत को, उनके आइडियाज को, उनके व्यूज को सामने रखने का काम करता है। इसके अलावा बहुत से जगहों पे देखोगे जहां पर लोगों से बातचीत की जाती है, लोगों से आइडियाज लिए जाते हैं, और उसके आधार पे गवर्नमेंट जो है अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करती है। हर उस जगह पे जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन होता है। ठीक है? क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे Yes, और आगे sir. चलते हैं। हाँ बोलो। Nothing, sir. ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले लो नथिंग पे। चलो एक चीज और याद है। जब मान लो आपकी क्लास में आपके यहाँ कोई प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। मान लो आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको, जो ईयरली प्रोग्राम होते हैं क्या कहते हैं उनको, वो होने वाले हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में। Best. फेस्ट जो होने वाला है, जो फेस्ट होने वाला है, तो फेस्ट में क्या क्या हो इसका डिसीजन टीचर्स भी ले सकते हैं। इसका डिसीजन जो स्टूडेंट यूनियन के लोग भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें जब वो स्टूडेंट्स को शामिल कर लेंगे, उनके आइडिया जब लेंगे कि वह स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, तब उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन। ठीक है। यानी कोई भी डिसीजन लेने के पहले जब हम आम लोगों को भी उसमें शामिल करते हैं, उनके भी आइडियाज लेते हैं, व्यूज लेते हैं, तब उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन। चलिए इससे आगे चलते हैं। मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? द कम्युनिकेशन विद द मासेज इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मासेज के साथ, आम आम जनता के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। जैसे मैक्सवेल ने डिफाइन करते हुए कहा है कि ओनली वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग एट द सोसाइटी वाइड लेवल readily identified by its institutional characteristic। इसे क्या कहेंगे? मास कम्युनिकेशन कहेंगे। वैसे ही अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है।
लेकिन पहले के टाइम में और अब में मास कम्युनिकेशन के तरीके में काफी डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, पहले जो मास कम्युनिकेशन का तरीका था वो काफी लिमिटेड था, वह काफी हद तक इंस्टीट्यूशनलाइज था, ऑर्गेनाइज था। जैसे न्यूज़पेपर हुआ, टेलीविजन हुआ, फिल्म्स हो गए, इस तरह की चीजें हो गई। क्लियर है? रेडियो हो गया, Yes, sir. यानी रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, फिल्म, चार चीजें। अब जब यूट्यूब और यूट्यूब के जमाने में और इस तरह की चीजें आने के बाद से मास कम्युनिकेशन जो है काफी हद तक डाइवर्स हो चुका है। क्या हो चुका है? काफी हद तक डाइवर्स हो चुका है। क्लियर है चीज? इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है। मास कम्युनिकेशन में कितने फंक्शंस हैं यह देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है सर्वेलेंस। ठीक है, सर्वेलेंस का मतलब ये होता है कि मास कम्युनिकेशन जो है वह उन लोगों के लिए आइज एंड ईयर का काम करते हैं जो लोग अपने इस दुनिया के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। तो हम सबको जानकारी देने का काम कौन करता है? मास कम्युनिकेशन। जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, वो क्या करते हैं? वो हमें जानकारी देते हैं, यानी वो हमारे आइज और ईयर्स के रूप में फंक्शन करते हैं। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? सर्विलेंस। ठीक है। दूसरा, कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या होता है? जो मास मीडिया है, जो मीडिया पर्सन्स हैं, वो हमें दुनिया के साथ जोड़ते हैं, कोरिलेट करते हैं। वह दुनिया को हमारे सामने जैसे रखते हैं वैसे ही हम दुनिया को देखते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी जो हिडनबर्ग रिपोर्ट है, अभी जो बीबीसी की रिपोर्ट आई है, उस पर जितना सारा हंगामा हुआ है, वो सारा हंगामा इसी कारण से, क्योंकि हमारे सामने से फैक्ट को रखा गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? No, sir. दैट्स गुड। चलो इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तीसरा है सेंसनाइजेशन। अब देखो, कई बार न्यूज को बहुत सेंसनलाइज करके दिखाया जाता है। न्यूज में वास्तव में कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा इस तरह से दिखाया जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक प्रोग्राम वो आता है ना, अ, क्या नाम है उसका, मैं नाम में भी भूल रहा हूँ, प्रोग्राम का, न्यूज प्रोग्राम है। तो न्यूज प्रोग्राम में अक्सर कई बार इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं कि उसका हेडिंग कुछ और ही होता है, वास्तविक घटना कुछ और ही होता है। अब क्या बताऊं मैं आपको, हेडिंग्स हेडिंग्स तो इतनी सारी हैं। आइए देखें मंदिर के रहस्यों को। ठीक है, आइए देखें वो कौन से बाबा हैं आजकल बहुत फेमस है, धीरज बाबा धीरज बाबा ने कैसे किया चमत्कार। अब इस तरह के जो समाचार हैं, ये वास्तव में क्या कर रहे हैं? न्यूज को, एक्चुअल न्यूज को हमारे सामने न रख के, न्यूज को एक इस तरह से हमारे सामने रख रहे हैं ताकि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, यानी न्यूज को वह एक सेंसेशन के रूप में हमारे सामने रख रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये भी मास मीडिया का काम करता है, और इस प्रकार से अपने लिए व्यूअर इकट्ठा करने का काम करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैंने ऊपर लिखा है एलो जर्नलिज्म, पीठ पत्रकारिता। पीठ पत्रकारिता में क्या होता है कि आप कई बार, यह बेसिकली पीठ पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी वो जर्मनी से हुई थी। तो जिस समय हिटलर का शासन था, उस समय लोगों को डिफेम करने के लिए और लोगों को प्रमोट करने के लिए पीठ पत्रकारिता का उपयोग होता था। यानी आपके हाथ में मीडिया है तो आप किसी को भी अच्छा और किसी को भी बुरा बता सकते हैं। ये सब चीजें इसका पार्ट हो जाती हैं। अगला, एंटरटेनमेंट। तो इंटरटेन करना लोगों को, ये भी किसका काम है? मास मीडिया का काम है। ठीक है, उसके बाद से ट्रांसमिशन। तो कल्चरल रूल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स और हैबिट को यहां से वहां पहुंचाने का काम भी मास मीडिया करता है। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पूरे देश में आजकल शादियों में ढोल बजाए जाते हैं, बट मूलतः ढोल बजाने का जो पूरा सिस्टम है वो कहाँ का है? वो है पंजाब क्षेत्र का। ढोल बजाना, शादी विवाह में ढोल बजाने का जो पूरा काम है वो किसका है? पंजाब क्षेत्र का है। लेकिन आप पूरे देश भर में आज की डेट में देखो ढोल बजाया जा रहा है। तो यह जो कल्चर का स्प्रेड हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ है? मास मीडिया के द्वारा हुआ है। ठीक है, फिल्मों के द्वारा हुआ है, बाकी सब जगहों से हुआ है। तो रूल्स को, हैबिट्स को, नॉर्म्स को, वैल्यूज को
कल्चर को बेसिकली स्प्रेड करने का काम भी, उसके ट्रांसमिशन का काम भी मास मीडिया करता है। मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन जैसे आप लोग क्रिकेट का मैच हम लोग देखते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में एक ही साथ बहुत सारे लोग एक ही इवेंट को देख रहे हैं, इस चीज को मोबिलाइजेशन कहा जाता है। जब बहुत सारे लोग एक ही साथ किसी एक सिंगल इवेंट को देख रहे होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं। फिर होता है वैलिडेशन। मास कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वैलिडेट करना, यानी चीजों को बारे में फैक्ट बताना, स्टेटस, नॉर्म्स, इन सब चीजों के बारे में हमें सही जानकारी देना भी, चीजों को वैलिडेट करना भी मास मीडिया का एक फंक्शन होता है। तो मास मीडिया के कितने फंक्शंस हो गए? 7। कौन कौन से? सर्वेलेंस, यानी किसी भी चीज की जानकारी देना, कोरिलेशन, चीजों को आपस में कोरिलेट करना, सेंसेशनलाइज करना, फिर उसका से इंटरटेन करना, ट्रांसकल्चरल वैल्यूज को स्प्रेड करना, ट्रांसमिट करना, पूरी दुनिया को एक साथ एक ही बार में सारी चीजें दिखाना, वैलिडेशन, ठीक है। तो स्टेटस और नॉर्म्स को वैलिडेट करना, ये सब ये किसका हो जाती हैं? फंक्शंस, मास कॉम के फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा था? तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिल्मों की। फिल्मों के बारे में आप सब लोग जानते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पहले फिल्मों की बात कर लेते हैं। कितना जानते हो फिल्मों के बारे में, बताओ। बताइए कितना जानते हो आप लोग फिल्मों के बारे में? एक दो छोटे से क्वेश्चन करता हूँ। फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर इन एनी कैटेगरी, नाम बताओ। फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर इन एनी कैटेगरी, बताइए। सर स्लम फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर इन एनी कैटेगरी, भारत को पहला व्यक्ति से ऑस्कर मिला किसी भी कैटेगरी मूवी में। को। क्या कर रहे हो, क्या नाम बता रहे हो? उनका नाम है भानु अथैया। क्या नाम है उनका? भानु अथैया, जिन्हें ड्रेस डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर मिला था। कि किसके लिए ऑस्कर मिला था? ड्रेस डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। इन्हें ड्रेस डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर मिला था, ठीक है, मिस भानु अथैया, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी, हिंट देता हूं, उनकी बेटी को भी ग्रैमी मिला है। बताइए, उनकी बेटी को भी ग्रैमी मिला हुआ है। पंडित रविशंकर, और उनकी बेटी का नाम है नोरा जोन्स, जो एक साउथ अमेरिकन म्यूजिशियन है। पहला ग्रैमी किसको मिला है? पंडित रविशंकर को। ए आर रहमान को तो बहुत बाद में मिला है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, अच्छा ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि भारत का सबसे पहला अखबार कौन सा था, बताओ। क्योंकि मास कम्युनिकेशन में हमें इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। बताइए।
सबसे पहला अखबार भारत का कौन सा था? हिक्कीज गजट 1780 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसे बंगाल गजट भी कहते हैं। इसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था, और इस अखबार को वास्तव में एक एलो पेज के रूप में स्टार्ट किया गया था। बाद में उन्होंने लोकल न्यूज और एडिटोरियल लिखना शुरू किया, जिसके बाद कि विद इन 3 ईयर से अखबार अंग्रेजों ने बंद करवा दिया, ठीक है। इसी के जवाब में, चूंकि ये अखबार जो थी वो प्रो इंडिया था, तो इसके जवाब में एक प्रो ब्रिटिश अखबार जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बहुत क्लोज व्यक्ति पीटर रीड ने लॉन्च किया था, ठीक है, जिसका नाम था इंडियन गजट। उसका नाम क्या था? इंडियन गजट। चलो ये सब चीजें हम लोग कल देखेंगे, कल भी क्लास होगी, इन सब चीजों को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है गाइस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अच्छा हाँ, एक चीज और, क्या नाम है? जागृति, मैं आपको आज को टेस्ट पेपर का एक लिंक भेजता हूँ, ठीक है, तो उस टेस्ट को देके देखना आप कितना कर पा रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। Okay, sir. Thank you so much, sir. ऑल द बेस्ट।